हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग सीरीज स्टार्ट की थी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आप लोग बुक्स को अच्छे से रीड कर रहे होंगे। ओके, सो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं आपको बुक्स आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपका चाहते हैं कि मैं उनको बुक्स प्रेफर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर हम लोग कौन कौन सी बुक्स को रिकमेंड करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो जो NCERT लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आप जो मतलब एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो दिनेश या ये प्रदीप जैसी बुक्स आती हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये आप रिकमेंड कर सकता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो एकेडमिक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट IIT JEE नीट के लिए जो जा रहे हैं, IIT JEE नीट के लिए मेरे दो बहुत फेवरेट किताब है। एक तो JD ली आती है, एक ऑथर, इंडियन ऑथर, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन बेसिस पे, मतलब JEE नीट लेवल पे बनाया है। JD ली की कॉपी जो JEE नीट के लिए स्पेशली, ठीक है। और एक क्योंकि एक फॉरेन ऑथर की आती है, वो BSc स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। और एक आती है सेनगेज की। तो सेनगेज का जो इनऑर्गेनिक का वॉल्यूम 1 है, दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट बुक, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो बुक्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। और जो जैम के लिए बैठ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो जैम लेवल के लिए सोच रहे हैं स्टडी करना, तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन किताब है, आप लोग JD ली पढ़िए। एक तो JD ली काफ़ी अच्छी बुक है, और दूसरा मिसलर एंड टार है ना, एक मिसलर टार आती है। ये दो बहुत अच्छी किताबें हैं, एक JD ली और मिसलर टार। और जो फर्दर इसके बाद फिर आपकी अलग अलग बुक्स आती हैं, बट आप पहले इनिशियली अपने बेसिक्स को अच्छा कीजिए, तब जाके आप लोग आगे अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को अपना छोड़ा था, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। ओके, लैटिस का फॉर्मेशन के बारे में हमने जाना था, और लैटिस एंथैल्पी के बारे में भी जाना था। विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हाइपर साइकिल हम किस तरीके से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो फोर्थ जो एक एटायन आया था आपके पास में, और एक आपके पास में एक B एनायन आया था, इनके बीच में इंटरेक्शन जनरेट हुआ था और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरेट हुआ था। तो ये जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन है, कूलम्ब्स की इक्वेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 क्या है यहाँ पे आपका? Q1 Q2 इज योर चार्ज, ठीक है। Q1 Q2 क्या है यहाँ पे आपका? Q1 Q2 ये चार्ज हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा आपके पास में R क्या है? R क्या है आपका? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो है। अब जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो आयनिक बॉन्ड है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दैट इज इन कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जो आपके पास में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी आपकी लैटिस की स्ट्रेंथ को। कितना स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ जो है डिसाइड करेगी किसको? लैटिस की एंथैल्पी को। तो कह सकते हैं हम लोग जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो मेजरली 3 बातों पे डिपेंड करता है। आई होप मैंने लास्ट टाइम पे आपका स्टार्ट करवा दिया था। पहला आपका डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और Q1 Q2 को हम रिप्लेस कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। पहला फैक्टर तो ये कि जो आपके पास में लैटिस एंथैल्पी है, दैट इज एन रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो यहाँ पे जो चार्ज है आपके पास में, दैट इज कैटायन और अनायन। तो कैटायन और अनायन के प्रोडक्ट पे आपका लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करेगा। दूसरा जो है स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड करेगा? लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वहाँ पे आपके पीछे मैंने आपका R स्क्वायर लिखा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में जो आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो आपके पास में यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी इक्वेशन जो है आपकी कूलम्ब्स से, आप लोग नेक्स्ट ईयर जो 12th स्टूडेंट्स हैं, 12th स्टूडेंट्स को पता होगा कि वहाँ पे हम लोग इस तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं।
माइनस के Q1 Q2 अपन R के टर्म में लिखते हैं। और R क्या हो गया यहाँ पे आपका, R अगेन आप ये फर्दर डिराइव होता है आपका, कूलम्बिक अट्रैक्शन फर्दर डिराइव होकर इस फॉर्म में आएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपके पास में R है दैट इज एन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होता है आपका R0, इसको R0 ले लीजिए। R0 जो होगा आपका रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने बताया कि लैटिस एंथैल्पी किस तरीके से डिसाइड होती है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में क्या आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट फैक्टर लैटिस एंथैल्पी आपका डिपेंड करेगा किस पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो आयंस आपके इन्वॉल्व है वहाँ पे। एंड दूसरा आपका डिपेंड करेगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R0। R0 क्या आपका रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तीसरी बात है यहाँ पे बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस, क्योंकि एनायंस आपके पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस। तो इसमें आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल के साथ में जो लैटिस बनते हैं, ग्रुप 1 फिर से बोल रहा हूँ मैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ में जो लैटिसेस बनते हैं, तो पॉली एटॉमिक एनायंस के केस में आपका डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। किस पे डिपेंड करेगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। किस पे डिपेंड करेगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, ठीक है। और यूजुअली क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का भी हो सकता है और एनायन का भी। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे हम लोग कि कितने कैटायन उसको क्या कर रहे हैं आपका, सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। और एनायन कैटायन का निकालेंगे हम तो क्या होगा, उसको कितने एनायंस आपके सराउंड कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे आपको याद होगा मैंने जो पिछले लेक्चर उसमें लैटिस बना के दिखाया था NaCl का। तो NaCl की लैटिस में Na प्लस था और Cl क्या था आपका माइनस। तो Na प्लस को आपके Cl माइनस एनायंस क्या कर रहे थे, सराउंड कर रहे थे। और उसी तरीके से जो Cl माइनस था, Cl माइनस को कौन सराउंड कर रहे थे आपके Na प्लस, और Na प्लस को सराउंड कर रहे थे Cl माइनस। तो दोज वर द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यूजुअली होता है क्या कि जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, जितना ज़्यादा उसको सराउंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका लैटिस एंथैल्पी होगी। तो यूजुअली बोल सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स ये जनरली रहेगा आपका पॉलीएटॉमिक एनायंस के केस में, ये यूजुअली किस में रहेगा आपका, पॉलीएटॉमिक एनायंस के केस में। तो अब हम लोग आगे चल के एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे हम लोग, साइज ऑफ एन आयन को। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो लैटिस एंथैल्पी थी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/r0। यानी आपके पास में लैटिस एंथैल्पी कम होगी अगर आपका रेडियस डिस्टेंस क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और R0 को हम क्या लिखते थे, R0 को हम लिख सकते हैं R प्लस प्लस R माइनस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लैटिस एंथैल्पी क्या है आपका, इट इज सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एन आयन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपको करना कैसे अब डिसाइड इसको, तो हम लोग 1/r0 को क्या लिख सकते हैं, 1/r प्लस r माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कैसे आपको इसको डील करना है, इसको डील करने का एक तरीका है कि किस तरीके से आप लोग लैटिस एंथैल्पी को चेकआउट करेंगे, ठीक है। या तो आपका कैटायन वेरी कर सकता है एनायन, या तो आपका कैटायन वेरी कर सकता है, क्या कर सकता है एनायन। कैटायन वेरी करेगा तो हम उसके बेसिस पे देखेंगे, एनायन वेरी करेगा तो आपका उस बेसिस पे देखेंगे। तो अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग R प्लस यानी कैटायन आपका फिक्स हो गया, यानी कैटायन आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, और वेरिएशन किस में आ रहा है आपका R माइनस में वेरी कर रहा है आपका। अगर आपका क्या कर रहा है, R0 आपका फिक्स है, R प्लस आपका फिक्स है, और R माइनस क्या कर रहा है आपका वेरी कर रहा है। तो जो अगर R माइनस बढ़ा, अगर आपका R माइनस बढ़ा, अगर आपका क्या R माइनस इंक्रीज हुआ, तो R माइनस इंक्रीज करने पर R0 भी बढ़ेगा, ठीक है। R माइनस आपके इंक्रीज करने पर R0 भी बढ़ेगा, और इस केस में आपकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। फिर से देखना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, R0 जो है इट इज सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये कैटायन और एनायन के रेडियस पे डिपेंड करता है, जितने बड़े आयंस होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बढ़ेगा तो ये लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, अगर R प्लस को मैं फिक्स कर देता हूँ और R माइनस को वेरी कराता हूँ, R प्लस को मैं फिक्स कर देता हूँ, R माइनस को क्या कराता हूँ, वेरी कराता हूँ, तो R माइनस आपका इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट केस में, इसके फर्स्ट केस में R माइनस आपका इंक्रीज कर रहा है, R0 भी इंक्रीज करेगा। और अगर R0 इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस आपका बढ़ेगा आयंस के बीच में, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो लैटिस एंथैल्पी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर R माइनस डिक्रीज करेगा तो R0 मेरा डिक्रीज करेगा, और इस केस में क्या होगा मेरे पास में, इस केस में लैटिस एंथैल्पी मेरी इंक्रीज कर जाएगी, इस केस में मेरी लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आपके पास में, अगर मैंने R माइनस को फिक्स कर दिया और R प्लस को मैंने वेरी कराया,
R माइनस को मैंने फिक्स कर दिया और R प्लस को मैंने वेरी कराया, तो जो मेरे पास में R माइनस अगर R प्लस मेरा अगर इंक्रीज़ करा, R प्लस मेरा अगर इंक्रीज़ किया तो R नॉट भी इंक्रीज़ करेगा और लैटिस एंथैल्पी मेरी डिक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर R माइन प्लस मेरा डिक्रीज़ कर रहा है बच्चों, तो R नॉट मेरा डिक्रीज़ करेगा और लैटिस एंथैल्पी मेरी इंक्रीज़ करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि कहीं ना कहीं लैटिस के फॉर्मेशन में जो साइज़ है आयंस के जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, वो कहीं ना कहीं कंपेरेबल होने चाहिए। अगर वो कंपेरेबल नहीं होंगे तो लैटिस उतना स्टेबल नहीं बन पाएगा। जैसे लिथियम फ्लोराइड है तो लिथियम फ्लोराइड के कॉम्प्लेक्सेस आपके स्टेबल मिल जाएंगे आपको, लेकिन लिथियम अगर मान लो लिथियम आयोडाइड है तो साइज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, साइज़ में चेंज आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। मैं एग्जांपल आपको अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने उसमें रख लीजिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लैटिस को स्टेबलाइज करने के लिए। ये उन बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉमनली यूज़ होती हैं। कई जगहों पर फजांस रूल हम लोग देखेंगे किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, वो भी रोल प्ले करता है अपना। तो ये मन मान के चलना कि शॉर्ट ये सारी चीज़ें हर जगह लगेंगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ जानने के लिए, जहाँ पे आपके थोड़े बहुत पैरामीटर्स क्या होते जाते हैं, चीज होते जाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए ये कॉमन क्राइटेरिया है, ये कॉमन क्राइटेरिया है, लेकिन हर जगह पे यही लग जाएगा, ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे चार्ज की, तो ये चार्ज सिर्फ तब आपका कंसिडरेशन में मतलब ये जो साइज़ जो है, ये जो मैंने आपको बताया साइज ऑफ आयन, ये तब आप कंसिडरेशन में लेंगे अगर चार्ज अभी आपके पास में सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपके पास में कि NaF, NaCl, NaBr, NaI किस में आपकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास में। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में कैटायन का साइज़ फिक्स कर दीजिए, कैटायन के साइज़ को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है। और एनायन का साइज़ क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज़ कर रहा है, एनायन का साइज़ आपका इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर एनायन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या करेगी, ये R नॉट की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने आप लोगों को। तो ये तभी आपका लगेगा ये रूल जब आपके पास में चार्जेस क्या है, सिमिलर है, सिमिलर आयंस के बीच तरीके की, यूनिवेलेंट है, बाईवेलेंट है, इस तरीके के आयंस के बीच में ये चीज़ का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr, NaI नीचे की जाने की तरफ में आपका एनायन का साइज़ बढ़ रहा है, और अगर एनायन का साइज़ बढ़ेगा तो इसका R नॉट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर R नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये मैंने आपका लिख रखा है यहाँ पे क्या कि अगर R नॉट बढ़ता है तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे जाने पर एनायन का साइज़ बढ़ रहा है, आयोडाइड आयन आ रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या करेगी, कम करेगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी होगी, देन इसकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, NaF की होगी। उस तरीके से लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड की बात करते हैं। लिथियम आयोडाइड, पोटेशियम, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड की बात करते हैं। तो इसको देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास में इस केस में आपके पास में R प्लस तो आपका वेरी कर रहा है, R प्लस आपका वेरी कर रहा है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है आपका। और R माइनस जो आपका कांस्टेंट है, R माइनस जो आपका फिक्स कर दिया हमने, एक कांस्टेंट कर दिया है। तो नीचे जाने पर देखिए आपका एनायन का साइज़ इंक्रीज कर रहा है, नीचे जाने पर आपका एनायन का साइज़ इंक्रीज कर रहा है, और R प्लस क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, R प्लस आपका वेरी कर रहा है। तो नीचे जाएंगे अगर हम लोग तो साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने पर आपका क्या होगा, R नॉट बढ़ेगा, और R नॉट बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी आपकी कम हो जाएगी। तो अगेन लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इस तरीके से आपका लैटिस एंथैल्पी का सिनेरियो चलेगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर होगा आपका लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहे तो यहाँ पे मैंने रुबिडियम मिस कर दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और तब आपको किसको कर सकते हैं आप लोग, सीजियम को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरीके से। नाउ अगला हम लोग देखते हैं KF, CaCl, KBr और KI। तो इसके केस में अगर हम लोग देखें तो R प्लस जो है आपका कांस्टेंट है, R प्लस आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, R प्लस आपका यहाँ पे R प्लस क्या आपका कांस्टेंट है, और R प्लस माइनस क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। तो अगर R माइनस आपका बढ़ेगा तो R नॉट आपका बढ़ेगा, और अगर R नॉट बढ़ेगा आपका तो लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो यानी इस केस में भी आपकी KF, KCl, KBr और KI के बारे में बात करते हैं। नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस केस में बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ऑक्साइड है ना, इस तरीके के सारे आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो R माइनस तो आपका फिक्स हो गया है, लेकिन R प्लस आपका वेरी कर रहा है, ठीक है, R प्लस आपका वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लैटिस एंथैल्पी होगी इसकी होगी, देन बेरियम की सबसे लीस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक एग्जांपल है जिनको हम लोग समझा सकते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द
करस्पॉन्डिंग आयंस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे यही लगेगा। मैं पहले भी आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें हम लोग रिजल्ट कुछ और मिलता है हम लोगों का, क्योंकि उनके पीछे रीज़न सिर्फ यही नहीं है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। आयनिक कैरेक्टर हो गया आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, ये सारी बातें होती है किसी भी बॉन्ड में उसको लैटिस को स्टेबल बनाने के लिए। तो सिर्फ आप लोग ये मत लेके चलिएगा कि ये भी होता है, लेकिन हाँ इससे हम लोग बहुत सारी बातों को समझा सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर इज दिस बाई विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ लैटिस एंथैल्पी वेरी। नाउ स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं अगला जो फैक्टर है हमारे पास में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अगला जो फैक्टर है हमारे पास में किसके बेस पे देखेंगे हम लोग, आयन। अब आयन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। आयन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के आयन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास में, एक कैटायन होगा और एक अनायन होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। कैटायन जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा वो डिसाइड करेगा कि लैटिस एंथैल्पी कैसे चेंज होगी आपकी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैटायन के एग्जांपल देखेंगे कि कैटायन के केस में कैसे हो रहा है, एनायन के एग्जांपल देखेंगे कि एनायन के केस में किस तरीके से आपका ये चीज़ वेरी कर रही है। तो अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल ले लूँ तो हम लोग बात करें अगर किसकी, सपोज करके हम बात करते हैं चार्ज ऑन कैटायन की, चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन पर चार्ज क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, और एनायन का चार्ज कैसा है आपका, फिक्स है। तो अगर हम लोग ले लेते हैं बेसिक सा एग्जांपल, NaF ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड और AlF3 है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम फ्लोराइड को और AlF3 को देख लेते हैं। नाउ इस पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास में कैटायन पे चार्ज Na+ है। यहाँ पे अगर हम लोग Z+ की बात करें तो Z+ कितना आपके पास में 1 है, यहाँ पे Z+ आपके पास में 2 है, और Z- आप Z में इसमें +3 कितना आपका 3 है। बाकी जो Z- है सबके केस में क्या है, सबके केस में 1 1 और 1 है ना, यहाँ पे सबके केस में क्या आपका 1 1 1 है। ओके, तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके केस में आपके पास में आपके सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी जो होगी वो AlF3 के पास होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो ज़्यादा है, यानी Z+ और Z- का जो प्रोडक्ट है आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए लैटिस एंथैल्पी भी किस में ज़्यादा होगी आपकी, AlF3 के अंदर में होगी। और AlF3 को लेकर के मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जनरेटेड रहता है। किस तरीके से रहेगा ये ऑक्टाहेड्रल, याद कर लीजिए, ये काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, CSIR नेट में भी एक बार पूछा गया है, गेट में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्री होती है, AlF3 के केस में आपके पास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी मिलती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कैटायन के बेसिस पे जो चार्ज है उसको आप लोग समझा सकते हो कैसा आपका वो वेरी कर रहा है। ठीक है, नाउ और देखते हैं हम लोग, और भी इस तरीके के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, ऑक्साइड्स की बात करें, Na2O हो गया, MgO हो गया, उसी तरीके से आपके पास में Al2O3 हो गया। तो यहाँ पे Z+ की बात करें तो कितना चार्ज है यहाँ पे बेटा 1, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 3, और Z- की बात करें तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी आपके पास में 2, और इधर भी आपके पास में 2, -2 है, लेकिन नेगेटिव को मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग किससे डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज की बात करें, यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम जो है आपकी यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है 6, यानी अगेन यहाँ पे आपके पास में Al2O3 का केस देखेंगे तो वहाँ पे Z+ और Z- की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी लैटिस भी सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा, लैटिस भी सबसे स्ट्रॉन्ग आपका Al2O3 के केसेस में होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एनायंस को लेकर के डिस्कस करते हैं। अगला जो केस है हम लोग किसको लेकर डिस्कस करेंगे, एनायंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। दैट इज कि जब आपके पास में एनायंस पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा। अगला जो केस है हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अगर एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो किसकी लैटिस एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करेगी। ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास में एक है MgCl2, एक है हमारे पास में MgCl2, और एक है हमारे पास में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक है MgCl2 और एक है हमारे पास में MgO। तो यहाँ पे अगर हम लोग Z+ चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना आपके पास 2 है। यहाँ पे Z- की बात करें तो क्लोरीन पर कितना चार्ज है, क्लोरीन पर आपका 1 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आपका अगेन 2 का चार्ज है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बच्चों कि इन दोनों के केसेस में
जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड पर मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो ज़्यादा है, इस वजह से आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपेरेटिव टू किसके, मैग्नीशियम क्लोराइड की, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बढ़ जाने की वजह से जो Z+Z- का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया ओवरऑल, और लैटिस एंथैल्पी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ Z+ एंड Z- चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग बात करते हैं Na2O की और Na3N की। हम अगर बात करें Na2O और Na3N की, तो Na2O के केस में आपके पास में O पर -2 चार्ज है और इस पर -3 चार्ज है, दोनों में कैटायन आपका क्या सेम है। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे आपके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहने वाला है वहाँ पे आपकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रहने वाली है। उसी तरीके से Na2O और NaF में देखिए आप लोग, ठीक है, इसको लगाइए, इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखिए कि क्या होगा, फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्या होगा इसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों ने लगाया होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होगा, और अगर -2 का चार्ज होगा यहाँ पे तो आपके पास में NaF से ज़्यादा इसकी लैटिस एंथैल्पी होगी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज़ को मेरे आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग लैटिस एंथैल्पी को चार्ज से डिस्कस करते हैं। नाउ लास्ट एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आपके पास में दो बेहतरीन एग्जाम्पल है सर, वो ये एग्जाम्पल है आपके पास में, इस वाले केस में भी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से इन तीनों एग्जाम्पल में कुछ खास बात है आप लोगों ने नोटिस की होगी, वो तो ये है कि जो NaF का एग्जाम्पल है और MgO का एग्जाम्पल है, मैं इससे आपको उस बात को क्लियर करना चाहूँगा। जो अगर R+ की बात करें तो R+ में आपका Na+ का साइज़ बड़ा होगा किससे, Mg+2 से। Na+ का साइज़ आपका बड़ा होगा किससे, Mg+2 से, और ऑक्साइड के केस में O-2 का साइज़ आपका बड़ा होगा किससे, F- से। O-2 का साइज़ आपका बड़ा होगा किससे, F- से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास में कैटायन का साइज़ एक यहाँ पे साइज़ आपका वेरी कर रहा है, दोनों तरफ आपका साइज़ क्या कर रहा है, आपका वेरी कर रहा है, और साथ ही साथ आपका चार्ज भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जब सर ऐसा हो कि साइज़ भी हम लोगों को एक लैटिस एंथैल्पी को समझाने के लिए मदद करता है और चार्ज भी, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि चार्ज विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। हमेशा क्या याद रखेंगे आप लोग, चार्ज विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। हमेशा चार्ज आपका डोमिनेट करेगा किसके लिए, फैक्टर फॉर लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को समझने के लिए चार्ज आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क होगा जो कि डिस्क्राइब करेगा इस चीज़ को। तो MgO और NaF में अगर हम लोग बात करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, MgO की। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लोराइड का साइज़ छोटा है, तो छोटा साइज़ होगा, यानी एनायन का साइज़ छोटा होगा, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी आपके पास में, ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है साइज़ को लेकर के, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू साइज़ NaF की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी इन कंपेरेटिव टू किसके, MgO से। लेकिन हमेशा लैटिस एंथैल्पी और इस पर कौन डोमिनेट करेगा, आपका साइज़ हमेशा आपका चार्ज हमेशा आपका डोमिनेट करने वाला है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो आई होप आपको दो जो मैंने फैक्टर्स बताया लैटिस एंथैल्पी के, एक साइज़ के बेसिस पर और एक चार्ज के बेसिस पे, आपके समझ में आए होंगे। लास्ट वन इज़ योर on the basis of coordination number, on the basis of your coordination number. Last one is on the basis of your coordination number. अब अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे on the basis of coordination number। तो अगर हम लोग coordination की बात करें तो सल्फेट के सॉल्ट अगर हम देखें तो बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। चलिए स्टूडेंट्स ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपके पास में जिस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो मेथड। किसके बेसिस पे निकाला जाता है, रेडियस रेशियो मेथड के बेसिस पे आपका निकाला जाता है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज़ बड़ा है, अगर एनायन का पहले देखिए कैटायन समझ लिए, अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है तो इसको इस तरीके से समझिए ना, अगर मान लो आप लोगों को मैं एक गोल घेरे में बिठा दूं, और उसका रेडियस अगर मैंने कम कर दिया, उस सर्किल का रेडियस मैंने कम कर दिया, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे वो कम बैठ पाएंगे। अगर रेडियस कम होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, कम बैठ पाएंगे, यानी उस सर्किल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम हो गया। लेकिन अगर मैं रेडियस बड़ा कर दूँ तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं उस सर्किल के अंदर में, उस सर्किल के अंदर में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा साइज़ होगा सेंट्रल एटम का, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही
ज़्यादा क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाने पे आपका कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है, और अगर कैटायन का साइज़ बढ़ेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यूजुअली जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, इनको मैं और केसेस इनके डिस्कस करूँगा, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, इनके में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस। एक थ्योरी और है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कैटायन का साइज़ है, इस तरीके से यहाँ कैटायन का साइज़ है। अब आपने घर में रोटी पकड़ने वाला चिमटा देखा होगा, है ना, जो घरों में हम लोग की माँ लोग यूज़ करती हैं रोटी बनाने के लिए, तो देखा होगा कि चिमटा होता है एक। अब उस चिमटे की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लो कैटायन का साइज़ छोटा है और इस तरीके से एनाइन सल्फेट इस तरीके से बाइंड करेगा, सल्फेट इस तरीके से बाइंड करेगा इसके चारों तरफ, है ना, तो अगर मान लो इधर अगर मैं इसको पकड़ने जाऊँगा, मेटल कैटायन है मेरा, और ये मेटल कैटायन को पकड़ने जाएगा यहाँ से, अगर ये मेटल कैटायन को पकड़ने जाएगा यहाँ से, तो इसमें स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे थीटा में चेंज आ गया ना, इसको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर में स्ट्रेन जनरेट हो गया है। जितना छोटा साइज़ होगा, आप देखिए घर में जब जाना, अगर चिमटे का जो एंगल है, अगर मुझे कोई छोटी चीज़ पकड़नी पड़ेगी तो उसको मुझे और दबाना पड़ेगा, और पुश करना पड़ेगा, और एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर का एंगल कम हो जाएगा, और एंगल कम हो जाएगा तो उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आने लग जाएगा। लेकिन अगर साइज़ थोड़ा कंपेरेबल है तो कैटायन क्या करेगा, एनायन क्या करेगा, ईजिली इसके साथ में बाइंड कर सकता है, एनायन इसके साथ में ईजिली बाइंड कर सकता है, तो यानी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, कि अगर सेंट्रल मेटल आयन का साइज़ छोटा होगा तो जो सल्फेट है, सल्फेट दोनों ऑक्सीजन से आपका बाइंड करने जाएगा वहाँ पे, दोनों तरफ से, यानी इस तरीके का होता है ना सल्फेट, SO4 इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है आपका, ये घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, तो अपने दोनों ऑक्सीजन से उसको बाइंड करने की कोशिश करेगा मेटल कैटायन को। तो इससे क्या होता है आपके पास में, ऐसा भी बताया जाता है कि इसमें स्ट्रेन आपका कम होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज़ क्या आपका बड़ा है। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि रेडियस मेथड रेशियो मेथड की वजह से, कि जितना बड़ा कैटायन का साइज़ होगा, जितना सेंट्रल एटम का साइज़ हुआ आयन का, उतना ज़्यादा उसके चारों तरफ एटम्स आपके सराउंड कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल साइज़ के, ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटा साइज़ हो या बहुत बड़ा साइज़ हो, उनका साइज़ कंपेरेबल होना चाहिए। मैं बार बार इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ कंपेरेबल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत सारी चीज़ों को, स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा लेक्चर, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गिव योर फीडबैक टू अस, आप किस तरीके से और चाहते हैं, हम लोग रेगुलर इंटरवल में लेक्चर्स डाल रहे हैं। श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप सपोर्टिंग अस।